नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 11 सुनाऊंगी। इसके पहले के वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, कृपया उन्हें भी सुने। तो आइए शुरू करते हैं। भोजन प्रायः समाप्त होने को आया। नरेंद्र ने कहा, इतने समय तक स्वयं उपवास करके मुझे सामने बिठाकर खिलाने की तो कोई जरूरत नहीं थी। किसी देश में यह चलन नहीं है। विजया ने हंसमुख होकर जवाब दिया। पिताजी कहते थे, उस देश का बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश की नारियां स्वयं बिना खाए पुरुषों को नहीं खिला पाती और जहां उन्हें साथ बैठकर खाना पड़ता है। मैं भी ठीक यही कहती हूँ। नरेंद्र ने कहा, क्यों कहती हैं? दूसरे देश की बात न हो छोड़ ही दी जाए, परंतु अपने देश में भी तो मैंने बहुतों के घर खाया है। उनमें भी तो यह प्रथा चलते देखी है। विजया ने कहा, विलायती चाल चलन जिन्होंने सीखी है उनके मकान में शायद यह चलती हो, परंतु सबके यहाँ नहीं। आप खुद प्रदेश में बहुत दिन रहे हैं, इसी से भूल करते हैं। नहीं तो हम पुरुषों के सामने निकलती हैं, जरूरत पड़ने पर बातें भी करती हैं, फिर भी बिल्कुल मेम साहब नहीं बन गई हैं और उनकी चाल भी नहीं चलती हैं। नरेंद्र ने कहा, न चलती हूँ, पर चलना तो उचित है। जिसमें जो अच्छी बात हो उससे वह तो ले लेनी चाहिए। विजया बोली, कौन सी अच्छी बात है? एक साथ बैठकर खाना? फिर उसने जरा सा हंसकर कहा, आप क्या जाने कि नारियों को कितना जोर इस खिलाने में रहता है। मैं तो बल्कि अपनी जाति के अनेक अधिकार छोड़ने को राजी हूँ, परंतु यह नहीं। अरे यह सारा दूध तो पड़ा ही रह गया। न सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। मैं कह देती हूँ, अभी आपका पेट नहीं भरा है। नरेंद्र हंसकर बोला, मेरा निज का पेट भरा है या नहीं सो भी आप बता देंगी। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। और उठ खड़ा हुआ। बात सुनकर विजया खुद भी हंसी अवश्य, परंतु उसके मुंह का भाव देखकर समझने को बाकी नहीं रहा कि वह उतना सा दूध न पीने के कारण क्षुब्ध हो गई है। तीसरा पहर हो जाने पर विदा मांगते समय नरेंद्र सहसा बोल उठा, एक बात से आज मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझे धूप में आपने जाने नहीं दिया, बिना खिलाए छोड़ा नहीं। जरा सा कम खाते देखकर भी आप दुखी हुई। यह सब किस प्रकार संभव हुआ? सुनकर आप दुखी ना होइएगा। मैं व्यंग अथवा परिहास करने के अभिप्राय से नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैं तब से केवल यही सोच रहा हूँ कि यह किस तरह संभव हुआ। विजया किसी उपाय से चर्चा से निस्तार पाने के लिए तुरंत बाधा डालकर बोली, सभी घरों में ऐसा होता है, इस बात को जाने दीजिए। आप अब कितने दिनों के भीतर बर्मा जाना चाहते हैं? नरेंद्र ने अन्मयस्क भाव से कहा, परसों। परंतु मैं तो आपके लिए एकदम पराया हूँ। मेरे दुख कष्ट से सचमुच ही आपका कुछ हानि लाभ नहीं है। तो भी आपका आचरण देखकर बाहर का कोई नहीं कह सकता कि मैं आपका अपना व्यक्ति नहीं हूँ। कहीं मैं कम न खाऊं या खाने में मामूली सी भी त्रुटि न रह जाए, इस डर से आप खुद बिना खाए सामने बैठी रही। मेरे बहन नहीं है, माता भी छुटपन में मर गई हैं। ठीक नहीं जानता कि वे जीवित होती तो ऐसी ही व्याकुल होती या नहीं, परंतु आपकी यत्न सेवा देखकर आश्चर्य में अवश्य पड़ गया हूँ। इस पर यह यथार्थ में सच नहीं हो सकता, यह भी मैं जानता हूँ, आप भी जानती हैं, बल्कि इसे सच कहने में आपका मजाक करना होगा। साथ ही झूठ की कल्पना करने की भी इच्छा नहीं होती। विजया खिड़की के बाहर ताक रही थी। उसने उसी ओर देखते हुए कहा, भलमनसाहत नाम की एक वस्तु है, उसे क्या आपने और कहीं भी नहीं देखा? भलमनसाहत? वही होगी शायद, कहकर सहसा उसके मुंह से एक उसास निकल पड़ी। उसके बाद हाथ उठाकर और एक बार नमस्कार करके उसने कहा, जिस प्रकार भी हो, पिताजी का सारा ऋण चुक गया है, इससे मुझे बड़ी ही तृप्ति हुई है। आपके मंदिर की दिनों दिन श्री वृद्धि हो। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं चला। कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। तब भीतर से अस्फुट पुकार सुन पड़ी, जरा ठहरिए। नरेंद्र के वापस लौटकर खड़े होने पर विजया ने मृदुवाणी से पूछा, आपके माइक्रोस्कोप की क्या कीमत है?
नरेंद्र ने कहा, खरीदने में 500 रुपए से ज्यादा लगे थे, पर इस समय 200-250 रुपए पाने पर भी मैं दे दूंगा। कोई ले सकता है? आप जानती हैं, एकदम नया है। बेचने का ऐसा आग्रह देखकर मन ही मन अत्यंत व्यथित होकर विजया ने पूछा, इतने कम दाम में दे दीजिएगा? क्या आपका सब काम हो चुका है? नरेंद्र सांस छोड़कर बोला, काम? काम तो कुछ भी नहीं हुआ। यह सांस भी विजया की दृष्टि से नहीं छिपी। वह क्षण भर चुप रहकर बोली, मेरी निज की भी बहुत दिनों से खरीदने की साध है, परंतु खरीद नहीं सकी। कल क्या उसे एक बार दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकता हूँ। मैं उसे लाकर सब कुछ आपको दिखा जाऊंगा। फिर कुछ सोचकर बोला, जचाई करने का समय जरूर नहीं है, परंतु मैं ठीक कह रहा हूँ। लेने पर आप ठगी नहीं जाएंगी। फिर थोड़ी देर मौन रहकर कहा, यह ऐसी चीज है कि इसका मूल्य रुपयों से नहीं आंका जा सकता। मेरे लिए और कोई उपाय ही नहीं है, नहीं तो अच्छा, कल दोपहर के समय ले आऊंगा। चले जाने पर वह जितनी देर तक दिखाई पड़ा, विजया अपलक आंखों से देखती रही। उसके बाद लौटकर सामने की कुर्सी पर बैठ गई। कभी तो उसे ऐसा लगने लगा कि जितनी दूर दृष्टि जाती है, सब मानो शून्य हो गया है। किसी से भी मानो किसी दिन उसका प्रयोजन नहीं था। कुछ भी मानो मरने के समय तक उसके किसी काम नहीं आएगा। साथ उसके मन में इसके लिए क्षोभ अथवा दुख कुछ भी नहीं है। इस तरह शून्य दृष्टि से बाहर के वृक्ष पौधों की ओर देखते और मूर्ति के समान स्तब्ध भाव से बैठे हुए कैसे समय कट रहा है, इसका उसे ध्यान ही नहीं रहा। कब शाम बीत गई, कब नौकर दिया जला गया, उसे पता भी नहीं चला। आखिर उसकी चेतना लौटी उसकी ही आंखों के आंसुओं से। तुरंत उन्हें पोंछकर उसने हाथ से देखा। अनजाने में न जाने कब से बूंद बूंद गिरते गिरते उसकी छाती का कपड़ा तक भीग गया है। छी छी, नौकर चाकर आए गए हैं, शायद उन्होंने देख लिया हो। न जाने वे क्या सोचेंगे। लज्जा के कारण प्रयोजन होने पर भी वह किसी को अपने निकट नहीं बुला सकी। वह रात को बिछौने पर लेटकर खिड़की खोलकर बाहर के अंधकार में वैसे ही देखती रही। वस्तु वर्णहीन शून्य अंधकार के समान अपना सारा भविष्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। उसके बाद वह कब सो गई पता नहीं, परंतु नींद जब टूटी तब प्रभात के स्निग्ध आलोक से कमरा भर गया था। पहले ही उसे उसी व्यक्ति का स्मरण आया जिसके साथ उसने जीवन भर में 5-6 दिन से अधिक बात नहीं की, और ख्याल आया कि जो अज्ञात वेदना उसकी नींद में भी विचरण करती फिरती थी, उसके साथ न जाने कैसे उस व्यक्ति का घनिष्ठ संयोग है। दिन चढ़ने लगा, परंतु ज्यों ही ख्याल आता है कि सारे काम काजों में न जाने कहां उसकी एक आंख और एक कान आज सारे दिन से लगा है, त्यों ही अपने प्रति उसे बड़ी शर्म मालूम होती है। परंतु यह मानो कुछ भी नहीं है। यह मानो केवल उस यंत्र को देखने के लिए ही मन का कौतूहल है। एक बार उसे देख लेने पर सारे आग्रह की निवृत्ति हो जाएगी। आज नहीं तो कल हो जाएगी। इस प्रकार उसने अपने आप को अनेक बार समझाया, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि समय बढ़ने के साथ साथ उत्कंठा मानो रह रहकर आशंका के साथ आत्म प्रकाश करने लगी। पूस के दोपहर का सूर्य धीरे धीरे एक ओर झुक गया। आलोक की सूरत में दिन ढलने की सूचना पाकर विजया का हृदय निराश हो गया। कल जो व्यक्ति चिर दिन के लिए देश छोड़कर चला जा रहा है, आज वह यदि इतनी दूर न आ सके, इतना समय नष्ट न कर सके, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। वह यदि अपना अंतिम संबल और किसी को भी अधिक मूल्य में बेचकर चला गया हो, तो इसमें दोष आखिर उसे कौन देगा। अपनी आखिरी बातें वह बार बार उलट पलट कर अत्यंत अनुताप के साथ याद करने लगी कि मन में मेरे भले ही हो, पर मुंह से तो मैंने इस संबंध में आग्रह की अधिकता बिल्कुल नहीं दिखाई। इससे मेरी अनिच्छा की कल्पना करके ही यदि उसने इरादा बदल दिया हो, तो इस दर्पिता को उचित दंड ही मिला। कहकर उसके हृदय के भीतर से जो कठिन तिरस्कार बार बार ध्वनित होने लगा, उसका उत्तर विजया किसी और देखकर भी नहीं खोज सकी, परंतु परेश को या और किसी को भी किसी बहाने से उनके पास भेजा जाए या नहीं, और भेजने पर वह उन्हें ढूंढ सकेगा या नहीं, वे आना भी स्वीकार करेंगे या नहीं, ऐसे ही अनेक तर्क वितर्क करके
छटपटाकर घड़ी की तरफ देखकर भीतर बाहर आ जाकर जब किसी प्रकार भी उसका समय न कट रहा था, तब परेश ने कमरे में आकर खबर दी, माँ जी नीचे आओ, बाबू आए हैं। विजया का मुंह पीला पड़ गया। उसने कहा, कौन बाबू रे? परेश ने कहा, कल जो आए थे, उनके हाथ में एक बड़ा भारी चमड़े का बॉक्स है माँ जी। अच्छा, तू बाबू को बैठने को कह। 2-3 मिनट के बाद विजया ने कमरे में पहुंचकर नमस्कार किया। आज उसके पहनावे में माथे के कुछ रूखे बिखरे बालों में एक ऐसी विशेषता और सुश्रृंखला थी जो किसी की भी दृष्टि नहीं बचा सकती थी। कल के साथ आज के इस भेद के कारण नरेंद्र के मुंह से बात ही नहीं निकल सकी। उसकी विस्मृत दृष्टि का अनुसरण करके विजया की निज की दृष्टि जब अपनी ओर गई, तब लज्जा शर्म के मारे वह मानो एकदम मिट्टी में गड़ गई। माइक्रोस्कोप का बैग अभी तक उसके हाथ में था। उसे टेबल पर रखकर उसने धीरे से कहा, नमस्कार। मैं जब विलायत में था तब मैंने चित्र बनाना भी सीखा था। आपको तो मैंने कई बार देखा है, परंतु आज आपके इस कमरे में आते ही मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि कोई भी चित्र बनाने वाला हो, आपको देखकर उसे आज लोभ हुए बिना न रहेगा। वाह, क्या सौंदर्य है। विजया ने मन ही मन समझ लिया कि यह सौंदर्य के पदमूल में अकपट भक्त के स्वार्थ गंधहीन निर्दोष स्तुति अनजाने में ही उच्छ्वासित हो पड़ी है, और ऐसी बात केवल इनके ही मुंह से निकल सकती है। परंतु फिर भी वह यह न सोच सकी कि अपना आरक्त मुंह आखिर कहाँ छिपाए। अपनी देह की सारी साज सज्जा के साथ आखिर उसे किस प्रकार लुप्त कर दे। परंतु क्षण भर बाद ही अपने को संवरण करके मुंह उठाकर गंभीर स्वर से उसने कहा, मुझे इस प्रकार अप्रतिभ करना क्या आपके लिए उचित है? इसके सिवा आपसे एक वस्तु खरीदूंगी, यह कहकर ही तो आपको बुला भेजा था। चित्र अंकित करने के लिए तो बुलाया नहीं। जवाब सुनकर नरेंद्र का मुंह सूख गया। वह लज्जा से अत्यंत संकुचित और कुंठित होकर अस्फुट कंठ से कहकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने कुछ भी सोचकर नहीं कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, और कभी मैं इत्यादि इत्यादि। उसके अनुताप का परिणाम देखकर विजया हंस पड़ी। उसने स्निग्ध हंसी से अपना मुंह उज्जवल करके कहा, कहाँ है, देखूं आपका यंत्र? नरेंद्र जी गया। अभी लीजिए, दिखाता हूं, कहकर वह तुरंत आगे बढ़कर अपना बॉक्स खोलने लगा। बैठने के इस कमरे में प्रकाश कम होता आ रहा था। यह देखकर विजया ने बगल का कमरा दिखाकर कहा, उस कमरे में इस समय भी प्रकाश है, चलिए वहीं चलें। अच्छी बात है, चलिए, कहकर बॉक्स हाथ में लेकर गृह स्वामिनी के पीछे पीछे बगल के कमरे में आ उपस्थित हुआ। एक छोटी सी तिपाई पर यंत्र को रखकर दोनों व्यक्ति दो तरफ दो कुर्सियां लेकर बैठ गए। नरेंद्र ने कहा, लीजिए अब देखिए, उपयोग किस प्रकार किया जाता है यह मैं बाद में सिखा दूंगा। इस अणुवीक्षण यंत्र को जिन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा विस्मय इस छोटी सी वस्तु के भीतर से देखा जा सकता है। बाहर के असीम ब्रह्मांड के ही समान एक सीमाहीन ब्रह्मांड मनुष्य अपनी तुच्छ मुट्ठी में भीतर पकड़कर रख सकता है। इसका आभास केवल इस यंत्र की सहायता से मिल सकता है। केवल इतनी भूमिका बांधकर ही उसने विजया का मनोयोग आवाहन किया। विलायत में डॉक्टरी सीख चुकने के बाद उसकी ज्ञान पिपासा इसी जीवाणु तत्व की ओर बढ़ी थी। इसी से एक और जिस प्रकार इस तत्व से उसका परिचय अत्यंत घनिष्ठ हो गया था, उसी प्रकार उसका संग्रह भी अपर्याप्त हो गया था। उस सब को भी वह अपने इस प्राणाधिक यंत्र के साथ विजया को देने के लिए साथ ले आया था। उसने सोचा था, यह सब न देने से केवल यंत्र लेकर ही भला किसी को क्या लाभ होगा। पहले तो विजया कुछ भी नहीं देख पाई। उसे केवल धुंधला सा और अस्पष्ट सा कुछ दिखा। नरेंद्र जितने ही आग्रह से पूछता था कि क्या देख रही हो, उसे उतनी ही हंसी आती थी। उस ओर उसकी चेष्टा भी नहीं थी, मनोयोग भी नहीं था। नरेंद्र प्राणपण से समझाने की चेष्टा कर रहा था कि इसे इस तरह देखना चाहिए। देखना सहज कर देने के लिए वह प्रत्येक कलपुर्जे को अनेक प्रकार से घुमा फिराकर यथाविध यत्न कर रहा था, परंतु देखे कौन। जो समझा रहा था उसके कंठ स्वर से दूसरे व्यक्ति का अभ्यंतर डोल डोल उठता था। प्रबल निश्वास से उसके बिखरे बाल
उड़ उड़कर उसके सर्वांग को कंटकित कर रहे थे। हाथ हाथों से टकराकर उसकी देह को अवश किए दे रहे थे। भला यह देखने से उसका क्या आता जाता था कि जीवाणु की स्वच्छ देह के भीतर क्या है और क्या नहीं है। कौन मलेरिया से गांव उजाड़ रहा है और कौन तपेदिक से घर सूने कर रहा है, इसकी जानकारी से भी उसको क्या लाभ। जान लेने पर भी तो वह उनका निराकरण नहीं कर सकेगी। वह तो कोई डॉक्टर नहीं है। कोई 10 मिनट तक बकझक और माथापच्ची करके आखिर नरेंद्र अत्यंत विरक्त होकर उठ बैठा। उसने कहा, जाइए, यह आपका काम नहीं है। ऐसी मोटी बुद्धि मैंने तो अपनी जिंदगी में देखी नहीं। विजया ने प्राणपण से हंसी दबाकर कहा, मोटी बुद्धि मेरी है या आप समझा नहीं सकते हैं? अपनी कड़ी बात से नरेंद्र ने मन ही मन लज्जित होकर कहा, और कैसे समझाऊं, बोलिए। सचमुच में आपकी बुद्धि मोटी नहीं है, परंतु मुझे निश्चित रूप से जान पड़ रहा है कि आप मन नहीं लगा रही हैं। मैं तो बकवास कर करके मर रहा हूं और आप झूठ मूठ आंख लगाए मुंह नीचे किए सिर्फ हंस रही हैं। किसने कहा मैं हंसती हूं? मैं कहता हूं आपकी भूल है। मेरी भूल? अच्छा, मान लिया, लेकिन यंत्र तो आखिर भूल नहीं है। उसमें से फिर क्यों नहीं देख पाती? आपका यंत्र खराब है, इससे। नरेंद्र विस्मय से अवाक होकर बोला, खराब? आप जानती हैं इस प्रकार का पावरफुल माइक्रोस्कोप इस देश में ज्यादा आदमियों के पास नहीं है। इसमें इतना साफ दिखता। यह कहकर और फिर अपनी आंख से एक बार जांच लेने की अत्यंत व्यग्रता से ज्यों ही वह नीचे को झुका, त्यों ही उसका सिर विजया के सिर से टकरा गया। ऊह करके विजया सिर दबाकर हाथ से सहलाने लगी। नरेंद्र अप्रतिभ होकर कुछ बोलना ही चाहता था कि उसने खिलखिलाकर कहा, सिर टकरा देने से क्या होता है जानते हैं? सींग निकलते हैं। नरेंद्र भी हंस पड़ा। उसने कहा, निकलते हो तो फिर आपके सिर से ही उनका निकलना उचित है, और नहीं तो क्या। आपके इस टूटे पुराने यंत्र को मैंने अच्छा नहीं कहा, इसलिए मेरा सिर सींग निकलने योग्य हो गया। नरेंद्र हंसा अवश्य, पर उसका मुंह सूख गया। उसने गर्दन हिलाकर कहा, आपसे सच कहता हूं, यंत्र टूटा नहीं है। मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए आपको संदेह हो रहा है कि मैं ठक्कर रुपए लेने का यत्न कर रहा हूं। परंतु इसे आप बात को देखिएगा। विजया ने कहा, बात को देखकर मैं क्या करूंगी, बोलिए। उस समय मैं आपको कहां पाऊंगी? नरेंद्र ने तिक्त स्वर से कहा, तो आपने क्यों कहा कि आप लेंगी? मुझे क्यों व्यर्थ कष्ट दिया? विजया गंभीर भाव से बोली, उस समय आप ही आखिर क्यों नहीं बोले कि यह टूटा है? नरेंद्र अत्यंत विरक्त होकर बोल उठा, मैं 100 बार कह चुका टूटा नहीं है, तो भी आप कहे जा रही हैं टूटा है। परंतु दूसरे ही क्षण क्रोध संवरण करके वह खड़ा हो गया और बोला, अच्छा, यही ठीक है। मैं और तर्क नहीं करना चाहता। यह टूटा ही सही। आपने मेरा केवल इतना ही नुकसान किया कि अब मेरा कल जाना नहीं हो सकेगा। परंतु सब आपके समान अंधे नहीं हैं। आप समझ रखिए कि कलकत्ते में मैं इसे सहज ही बेच सकता हूं। अच्छा, चल दिया। कहकर वह यंत्र को बॉक्स में रखने का उद्योग करने लगा। विजया गंभीर भाव से बोली, इस समय कैसे जाइएगा? अब तो खाकर ही जाना हो सकेगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? नरेंद्र ने मुंह उठाकर कहा, आप तो मन ही मन हंस रही हैं। क्या मेरा परिहास कर रही हैं? कल जब खाने को कहा था, तब क्या मैंने परिहास किया था? सो नहीं होगा, आपको खाकर ही जाना होगा। जरा सा बैठिए, मैं अभी आती हूं। कहकर विजया हंसी दबाए सारे कमरे में अपने रूप की तरंग प्रवाहित करती हुई बाहर निकल गई। लगभग 5 मिनट के बाद ही वह अपने हाथ में भोजन का थाल और नौकर के हाथ चाय का सामान लिए वापस आ गई। तिपाई खाली देखकर उसने कहा, इतनी ही देर में आपने इसे बंद करके रख दिया? आपकी नाराजी तो कम नहीं है। नरेंद्र ने उदास कंठ से जवाब दिया, आप नहीं लीजिएगा, इसमें नाराजी किस बात की? परंतु सोचकर तो देखिए, इतनी बड़ी भारी चीज इतनी दूर लाद कर लाने और ले जाने में कितना कष्ट है। थाली को टेबल पर रखकर विजया ने कहा, सो हो सकता है, परंतु मेरे कष्ट के लिए तो आपने किया नहीं, किया है अपने लिए। अच्छा, खाने बैठिए, मैं चाय तैयार कर दूं।
नरेंद्र को अचल देखकर उसने दोबारा कहा, अच्छा ना हो मैं ही ले लूंगी, आपको लाद कर नहीं ले जाना पड़ेगा, आप खाना आरंभ कीजिए। नरेंद्र अपने को अपमानित समझकर बोला, आपसे दया करने का अनुरोध तो मैंने किया नहीं। विजया ने कहा, परंतु उस दिन तो किया था जिस दिन आप मामा की ओर से बात करने आए थे। वह दूसरे के लिए था, अपने लिए नहीं। यह अभ्यास मुझे नहीं है। बात कहां तक सच है विजया से अज्ञात नहीं, इसी कारण उसका मन कचोट उठा। उसने कहा, जो भी हो आपको वापस नहीं ले जाना होगा, यह यही रहेगा। अच्छा खाने बैठिए। नरेंद्र ने संदिग्ध स्वर से पूछा, इसका मतलब? विजया बोली, मतलब कुछ तो है ही। जवाब सुनकर नरेंद्र क्षण भर स्तब्ध हो रहा। जान पड़ता है उसने मन ही मन इसके कारण का पता लगा लिया और दूसरे ही क्षण सहसा अत्यंत क्रुद्ध होकर कह दिया, वह क्या है सो मैं आपसे साफ साफ सुनना चाहता हूँ। आप क्या इसे खरीदने के बहाने मंगाकर अपने पास ही रोक रखना चाहती हैं? इसे भी क्या पिताजी आपके पास बंधक रख गए थे? तब तो मैं देखता हूं कि आप मुझे भी रोक कर रख सकती हैं। सहज ही कह सकती हैं कि पिताजी मुझे भी आपके निकट बंधक रख गए हैं। विजया का मुंह लाल हो उठा। उसने गर्दन फिराकर कहा, कालीपद, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यह सब रखकर जा और पान ले आ। नौकर केटली आदि टेबल के एक किनारे रखकर चला गया। विजया चुपचाप नीचा मुंह किए चाय बनाने लगी और नरेंद्र निकट ही कुर्सी के ऊपर क्रोध के मारे हांडी सा मुंह बनाए बैठा रहा। अभी आप सुन रहे थे श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके बताएं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।